प्रस्तावना रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। दूसरे डैडी कभी 8वीं पे पास भी नहीं थे। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। दूसरे आगे की ओर हवाई के सबसे अमीर आदमी बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन करने के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो सलाह मान लेता या उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपनी करियर शुरू कर रहे थे और दोनों का ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे कि पैसे की कमाई ही सारी बुराई का जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा है और क्यों कहा है। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में सोच विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों पर बारे में ध्यान देना, यही सवाल पूछते थे। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता है, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। या यह कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसानों को कुछ पता नहीं था कि वे क्या बोल रहे हैं। मेरे दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए बेबस हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब तथा मध्य वर्ग कर्ज में डूब जाते हैं। इसका कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड से शिक्षा पास कर पूरी पढ़ाई कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीबी व्यक्ति की रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे की विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे। वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते हैं? अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी कारण है क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले ही
पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल कर लिया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित करते हुए जवाब देते थे। वे जोर देते थे कि मैं इस बात की पूरी तरह से पूछूं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत करने का जुनून था जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है मैं उतना ही बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलझाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए। इसे इस तरह समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और इससे उनके सोचने का तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन ना करने वाले लोगों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी यह नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि तुम बाल बच्चों को पालना है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम लो, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल की सबसे अंत तिथि में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सकीय लाभ, बीमारियों की छुट्टियों के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेनावृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त होकर कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं की तारीफ भी करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमजोर या आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए
प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाएं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूँ और मैं अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी की ही कह रहे थे। वे अपने समर्थन में कहते थे, गरीब होने या कड़के होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे, वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दोनों डैडी होने के कारण मैं बचपन में बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि किसी पेशे में जाने या वकील या दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं, ताकि मैं यह समझ सकूं कि पैसा कैसे काम कर और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता है, ये सब वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक को ही चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितना दूर तक मैं देख सकता था। इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहाँ कभी लौट पाऊँगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में 2 राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं, और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को मानने का निर्णय खुद दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी को दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसी की बात मानूंगा तो धन के बारे में मेरी शिक्षा से शुरू होगी। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था, जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है,
इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसे कैसे काम करता है। इसलिए पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी उस वक्त मैं केवल 9 साल का था, इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हों, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उनकी सरलता से बताया है, जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी सोच और आपकी बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तन और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। अध्याय 1। सबक पहला। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैडिलैक में आई थी और वे वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। 6ठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। चूँकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में आ गया। अगर मैं सड़क के पूरी तरफ दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडियम और हाई स्कूल जाना था। उनके यहाँ मेरे लिए प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे हैं। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया है, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने कहा था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूल की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें और हर नई चीज़ होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के बाद लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखद था, लेकिन वह दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित किया था, जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचक होकर हमने हाथ मिलाए और
और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज़्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी ने सब्र का बांध तोड़ दिया। पड़ोसियों की गंदी तुड़ी मुड़ी इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूब को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने मम्मी के हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त टूथपेस्ट हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब खत्म होने वाली है और हमें मिलने वाली है। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज़्यादा जल्दी आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि वह मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया। यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने की कहे। साथ में वह उनसे यह भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें ज़्यादा दिन में बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन करने की प्रक्रिया को ठीक करने में जुट गया था। एक दिन मेरे डैडी का एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीक सफ़ेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन रखे थे और हमारे परिवार का हिवाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर देख रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वे और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा है जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब पिघल रही हैं। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे से बनती थी, इसलिए पेंट के जल जाने पर हम ट्यूब को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वे पिघलने लगती थी और द्रव बन जाती थी। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे छेद से अंदर डाल रहे थे। दूध के कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का भरा हुआ था। हर तरफ फैला सफ़ेद चूना और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आ गया हो। दूध के कार्टून के भीतर प्लास्टिक ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे छेद में डालते रहे। संभल कर डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिलाया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं, मेरे डैडी ने पूछा। और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोल दिया। मैंने प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेट सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के डाल रहे हो। बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने
दो छोटे लड़के थे जो सफ़ेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुरा जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम अब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है वे अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें आंखें घूर कर देखा। हाँ, यह गैर कानून है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा, लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया कि तुमने बहुत रचनात्मक और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूल्हे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहाँ खड़े रहे। ये सब सुनने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनसे मैं यह पता नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। डैडी ने ऐसा क्यों कहा कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं दोबारा मुड़कर सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक, यह सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि वह जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है? स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है। शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। शंकर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास ही कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने यह योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसने डैडी बेयर हाउस, एक निर्माण कंपनी, स्टोरों की श्रृंखला और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरे होने के बाद माइक बस पकड़कर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वह उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनाने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उसके डैडी से बात हो जाएगी वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी
हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर मिले। उसने दरवाज़ा खोलते हुए डैडी फ़ोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज़ें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहाँ इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशान को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाली फर्नीचर से भरा था, जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी उम्र माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी स्लेक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं थे। वह चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने हुए थे। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकले, पिछले पोर्च की ओर गए, तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउस संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को देखा तो देख ही लिया होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर भी है, जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया था, पर फिर कुछ सोचकर वे बोले कि हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा, और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठा था। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सिर हिलाया था। फिर हमने अपनी कुर्सियों दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे अलग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं यह काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करेंगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय में मैं तुम्हें ज़्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो या वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ?
नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे ही कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा वैसा अवसर तुम्हें सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसिज मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे बाद डिब्बाबंद सामानों को सेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। यह बहुत सी नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे जिनमें हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-11 इक्विटेंस स्टोर की शुरुआत संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुबार उड़ता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आ जाएगी तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे। 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में मैं भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं। लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं, मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब यह है
मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद भी हो सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असली डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तेज में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे में माइक के घर पहुंचा और दरवाज़ा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतज़ार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते ही समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वहीं दिखी थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं आग बबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाओं उनसे मिलकर वहीं से जा चुकी थी। एक अधिक उम्र का आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा था और वह भी निकल कर जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ में हवाई के उस सुहाने दिल एक सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन किसी कारण में रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में अंदर आने का इशारा दिया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़वाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रूहासी आवाज़ में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी व्यक्ति से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना है। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया है और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जरा भी परवाह नहीं करते। आपने मुझसे खामखा इंतज़ार कराया है और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ, लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकाटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीने भी नहीं हुआ है और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे। इसकी बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया था, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बाद 10 सेंट, हा। मुझे तो सरकार से ही आपकी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो जो मेरे लिए काम करते थे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे एहसास हुआ था कि
मैं कम उम्र के बावजूद मैं काफ़ी बहादुरी दिखा रहा हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला है, मैंने आपकी खातिर काम किया है और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझसे कुछ नहीं सिखाया है। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अम्मी डैडी ने शांति से पूछा। देखिए, इस दौरान आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की है। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया है और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बनाकर कहा, कुछ सिखाने का मतलब बोलना या व्याख्यान देना ही है। अमीर डैडी ने पूछा, और क्या? मैंने जवाब दिया, इस तरह से तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जीवन तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाता है और मेरा मानना है कि जीवन सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अधिकतर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है, यह आपको एक तरह से धक्का देता है। हर धक्के के साथ मानो जीवन कहता है, जाग जाओ, कोई चीज़ है जो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यह आदमी कैसी बेसी पर की बातें कर रहा है, मैंने मन ही मन में सोचा। जीवन मुझे धक्का दे रहा है, यानी वह मुझसे बात कर रहा है। जब मैं जान गया था कि मुझे अपनी नौकरी पर हाल ही में छोड़ देनी चाहिए, मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसे हवालात में बंद करने की ज़रूरत थी। अगर तुम जीवन के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर नहीं सीखोगे तो जीवन तुम्हें बस चारों तरफ धक्के देता रहेगा। लोग 2 चीज़ें रखते हैं, कुछ लोग जीवन के धक्के खाते रहते हैं, दूसरे नाराज होते रहते हैं और पलटकर धक्का देते हैं। लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपनी पति या अपनी पत्नी के खिलाफ अपने गुस्सा निकालते हैं। वे नहीं जानते कि यह जीवन है जो उन्हें धक्का दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि वे किस बारे में बोल रहे थे। जीवन हम सभी को धक्का मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद कर दिया जिसे मरम्मत की ज़रूरत थी। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपने समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहेंगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं का हल ही कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि मैं क्या उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नज़रों से मिली। हम एक दूसरे की एकटक देख रहे थे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिर जब मैंने उनके संदेश का मतलब समझ गया था तो मैंने अपनी नज़रें फेर ली। मैं जान गया था कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो जो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीज़ें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं, फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं, सचमुच पसंद करते होंगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेहनती इंसान हो। लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थराते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर था। जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही यह बात पता रहेगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश नहीं की थी। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना था। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूँगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का कैसा स्वाद? मैंने पूछा, हालांकि मैं अब भी नाराज। लेकिन अब जीवन का कैसा स्वाद?
मैंने पूछा। हालांकि अब भी मैं नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वे मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को भी कभी नहीं कहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के खातिर काम करने में गुजार देते हैं और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे दरअसल वे किस चीज़ के लिए काम कर रहे थे। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया था कि तुम यह सीखना चाहते हो पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबंध हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझते। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुनकर और समझ सको। इसलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों को शोषण करते हैं। अम्मी डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वे बोले, सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल दो, मुझे दोष देना छोड़ दो, यह सोचना छोड़ दो कि समस्या में मैं हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या में मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदल देना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ो, अम्मी डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे थे, तो तुम क्या सीख रहे हो? अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। अम्मी डैडी बोले, देखो, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या में मैं हूं। अम्मी डैडी ने बोला, देखो, तुम अब भी वही सोच रहे हो कि समस्या में मैं हूं, वो तो आप ही हैं। देखो, यह नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नजरिया रखते हो कि समस्या में मैं हूं, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं काम छोड़ दूंगा। ठीक ऐसा ही करते हैं, वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज़्यादातर ऊंची तनख्वाह मिले। वे सच में सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अम्मी डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग ही यही करते हैं। वे यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपना वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श पर घूमता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अम्मी डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज़ से सुलझेगी? इससे उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज से। यही वह पल था जब मेरे डैडी ने यह निर्णायक दृष्टिकोण बताया था जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुस्कुराते हुए मुझे यह
दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उलझी सुबह मैंने उससे ये एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में मैं ही समझ गया कि दोनों डैडी चाहते हैं कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के लिए अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वह करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके और यह सुनिश्चित करना है कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिले। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरा अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हैं। अगर तुम नाराज नहीं हुए होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और थकथकी इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूला का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूं क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकारी जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्याएं नहीं सुधरेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। अधिकतर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराते हुए कहे। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहोगे। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता है? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज़्यादा आसान होता है, खास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा। हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो। बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकालने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। यह किसी पेशे या हुनर को सीखने का अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के लिए गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना
लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैं 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास हुआ था कि मैं कुछ ऐसा सीखने वाला हूं जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया। मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूं, मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतज़ार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटे के लिए काम करने बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते, खास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और कटौतियाँ और दूसरी कटौती कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्म लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आई थी। कोई सरकार को भी अपने साथ ऐसा क्यों करने देगा? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे के लिए पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना जिंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन नहीं करते हैं। वे नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह ले लेते हैं और अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्या क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं थी। मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम्हें अब भी पैसे के बारे में सीखने का प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पैसा सीखना नहीं चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्या खड़ी होती है और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से ही अपने लिए काम
काम करना सीख लेते हैं तो उनके सामने यह समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अम्मी डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अम्मी डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो। इस बार मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली? तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बारे में तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली और वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां जाकर काम करना शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे को बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूं। या तुम वह कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अम्मी डैडी मेरे सिर को थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी से ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अम्मी डैडी एक बार फिर मेरा सर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक #1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है कि मैं उन्हें वह बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह एक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई। लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और कॉमिक बुक्स ना खरीदने पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अम्मी डैडी वहाँ आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसेस मार्टिन को घड़ी लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हाल चाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार हो गए जहाँ कुछ बच्चे सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। वहाँ की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अम्मी डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिलाए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्ट बॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़ते रहते हैं, हर 3 सप्ताह की वैकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं।
अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन यह अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अम्मी डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए है लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया। हालांकि दरअसल यह तेज़ हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अम्मी डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेज़ी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चाक कर कह रहा था, इसे मान लो मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गई। आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के लिए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अम्मी डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूर जा रहे थे। वे हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायत है। वे यह बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असल सवाल तो यह था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज़ बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मैं मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज़्यादा कमा पाते थे। इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाई तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया था। अच्छी बात है, मेरी डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोग की एक कीमत अच्छी होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वे सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ले आती हैं जो उस पैसे से खरीदा जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का सिलसिला तय हो गया। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की ज़िंदगी पर हमेशा यही 2 भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। हमें उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे तो वे इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने धीरे से कहा। लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं, माइक ने पूछा। और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे। इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दें, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में। अम्मी डैडी ने कहा, देखो
पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा था कि सच बोलो। अम्मी डैडी ने पलटकर जवाब दिया। मैंने पूछा किस बारे में सच बोलें? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अम्मी डैडी ने कहा तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा आपका मतलब यह है कि इस पार्क में खेल रहे लोग आपकी खातिर काम करने वाले लोग हैं? मिसेस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं। मुझे तो यही पता लगाना है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। अमीर डैडी ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर से वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा। सही कहा, अमीर डैडी बोले। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। हर डर की वजह से वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर यह ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे काम करते हैं। पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन हर दिन जब वे उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों और लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग में अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते हैं उतनी हमने समझ ली, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ अमीर लोग नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। मैंने हैरानी में पूछा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दें। इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर और अधिक मज़ेदार या रोमांचक चीज़ की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब में पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अल्पकालीन होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल हैं, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं।
वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीब के डर से आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र जो काफ़ी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते हैं आज उससे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज़्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत ना गवा बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनाने के लिए प्रेरित किया था, अब वह और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा दरअसल ज़्यादा तेज़ी से चीख रहा है। वे बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं गंवाना चाहते हैं जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला जाए तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा। हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर रहे थे। अम्मी डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत पास आ गया। उसने नोट ले लिया। अम्मी डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर बहुत खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अम्मी डैडी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर वे हर दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज़्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी को बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में बात आई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी, मेरी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन शब्दों को अक्सर कहा करते थे। वे यह कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे, मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओह, माइक ने कहा, अभी मैंने जो कहा अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में नहीं आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसे ना होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैंने कहा। निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ती है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके
डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर अम्मी डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद यह सवाल पूछते तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरियां दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अम्मी डैडी मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं कि यह ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ अम्मी डैडी ने कहा, वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर उतना ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देंगे? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता है और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर देखें, जो इस संसार के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते हैं। उनके दिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं भूला। मेरे दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अम्मी डैडी ने कहा, मैं बस यह चाहता हूं कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का डर ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता है तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का एक मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां ले लो और तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रावधान कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों के से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसा ना होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? अब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुम अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। वह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लिए करो और लंबे समय में
यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने के लिए बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे को मालिक उसकी नाक से सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा था। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी तो गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब यह है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के लिए नए दस्ताने, कैंडी और खिलौने की तस्वीर देखी, वह गधे के समान लटकी गाजर जैसी थी। माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नया नाव और एक बड़ा मकान। अम्मी डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है, यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से होते हैं। डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए हम अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है और भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है और इसीलिए हमें हर पल यह निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीखो। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल में यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके, अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आ रही थी। वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूं, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग यह बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो यह दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता की पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि यह तुम्हारे लिए ऐसी चीजें खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना नहीं है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, यह सोचना खुद से झूठ बोलना है। यह निर्माता और यही वह जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। मैंने देखा कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ यह मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने दो।
एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अम्मी डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि यह पैसे के बारे में अज्ञानता की ही है जिसकी वजह से इतना आर्थिक और जिसकी वजह से अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है। अम्मी डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बढ़ाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वह अपनी फीस को बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज़्यादा खराब हो जाएगी। चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब अमीरों और गरीबों के बीच की कोई खाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तक महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती हैं। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा था, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद रखते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो? भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है, ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है, ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूल में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसों के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन नहीं करना सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने कहा, और आप भी तो मुझे अपना MBA करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में इस कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाल ले तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोट देते हैं। मैं यह बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूँ। वे तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यह भी पूरी तस्वीर ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को यह बात पता होती, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है, अम्मी डैडी ने गुस्से में कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया, तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह पहला कदम है। यह पहला कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, यह पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पेच यानी कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूंगा। यह एक ऐसी जगह है जहां जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम करना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ
और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर आप हम सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज़ जो अंकल रीमस की कहानी में ब्रेयर रेबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों की लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा, क्या कोई ब्रायर पेच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, ब्रायर पेच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर कमजोरी और ज़रूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचार को चुनना, माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय यह चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे ना होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने के बजाय खुद से पूछ लो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में ज़्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीज़ों पर पूरा विचार नहीं करते और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं, जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और यह हमेशा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफ़ी गटकर दरवाजे से बाहर भागने वाली हड़बड़ी के काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था, उसे याद रखो, नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोग के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और अल्पकालीन होती है। यह समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और यह सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती है। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं ऐसे सारे समय सुनता रहता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता रहता हूँ। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूँगा। मैं इस वेतन वृत्ति का हकदार हूँ। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मुझे यह नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई भी यह नहीं पूछता, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ। इस सवाल को भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते हैं। वे इसलिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के डालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे। वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के डालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो उस समय सोचने के काफ़ी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। समस्या यह थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंक के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के समान लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है या नहीं है। पैसा दरअसल बनाया जाता है जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का यह महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहला अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है
तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यवर्गीय और अज्ञानी लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यकीन करते रहेंगे कि पैसा व्यावसायिक और वे जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वह उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफ़ी समझदारी नज़र आएगी। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, लेकिन तुम तनख्वाह की ज़रूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते हैं। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते हैं क्योंकि वे पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ यही मिलता है। जिस पल तुम एक अक्सर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अब अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सिखाऊंगा। इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जाल में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते रहे तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक्स स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज़ यह थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज़ करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक अपने एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक का क्या कर रही हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। जब वह नए कॉमिक लेकर आता है, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कॉमिक्स बुक्स ले जा सकते हैं। मुझसे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्होंने किसी को ना बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है। देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरी में नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मज़ा आता था। वह लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे वे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था क्योंकि एक कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वे 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वह यह सुनिश्चित करती थी कि वे कॉमिक बुक्स छिपाकर साथ तो नहीं ले जा रहे थे। वह हिसाब किताब भी रखती थी और यह लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए थे, वे कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.5 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन के लिए सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक पढ़ने की अनुमति दी। हालांकि वह शायद ही कभी ऐसा करती थी क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर्स में सारी कॉमिक्स
बुक इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी नहीं खोज पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहाँ लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस गए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि वे हमें नई चीज़ें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम करना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए पैसे बनाने का अवसर पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार था। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे, इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू यह था कि जब हम वहाँ शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता रहता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी।